कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों हम आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहते हैं। दोस्तों, हम आपको ये फ़ोन गिफ्ट करना चाहते हैं। इस फ़ोन को लेने के लिए आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है वो फिर आप में से किसी एक लक्की सब्सक्राइबर को हम ये फ़ोन देंगे। फ़ोन का लक्की ड्रा 1 जनवरी 2024 को नए साल के अवसर पर किया जाएगा। अगर आप भी ये सैमसंग गैलेक्सी M12 फ़ोन जीतना चाहते हैं तो जल्दी से लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें और जीते चमचमाता नया फ़ोन। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। चलिए अब हम आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरे भाई की 4 शादियां हो गई थी, लेकिन अभी तक किसी के साथ सुहागरात नहीं मना पाया। आखिर ये कैसा वाक्य है? जब भी भाई शादी करके अपने कमरे में जाता तो वैसे ही भाभी मेरे पास आती और मेरे बगल में सो जाती। जब सुबह आंख खुलती तो मैं भाभी को देखकर चौंक सी गई। आखिर भाभी अपने सुहागरात के दिन मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? भाभी बहुत पूछने के बाद उन्होंने बताया कुछ भी नहीं और अपना सामान पैक करके वापस अपने मायके चली गई। जब भाई की 5वीं बार शादी हुई तो मैं सबसे पहले भाई के कमरे में छुप गई। फिर जैसे ही भाई भाभी के पास गए, वैसे ही जो नज़र मेरे सामने आया, उसे देखकर तो मेरी चीखों पे चीख निकलती गई। क्योंकि जैसे ही भाई भाभी के पास गया तो मेरा नाम सोनम है। हम 2 भाई बहन थे। हम लोग अपने परिवार में बहुत खुश थे, लेकिन हम लोगों को क्या पता था कि हमारे ऊपर एक ऐसा दुखों का पहाड़ टूटने वाला है जो किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आखिर हम सोचते भी तो कैसे, या तो नामुमकिन था। लेकिन जब यह राज खुलकर हम लोगों के सामने आया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। मेरी तो चीखों पे चीखें निकलती जा रही थी। आज मेरी बुआ मेरे घर आई थी और वह बहुत ही खुश लग रही थी। आते ही पूछने लगेंगी, तुम्हारे माँ पापा कहाँ हैं? मैंने भी कह दिया कि पापा तो अभी काम पर से नहीं आए, मम्मी भी कुछ सामान लेने के लिए मार्केट गई हुई है। मैं बुआ को बैठाया और उन्हें नाश्ता वगैरह खिलाया और पूछने लगी कि हुआ बुआ, आप तो बहुत ज़्यादा खुश लग रही हैं। ऐसा क्या बात है जो आप मम्मी पापा को ही ढूंढ रही हैं? बुआ बताने वालों की, अरे पगली, तेरे भाई के लिए लड़की देख कर आई हूँ। क्या तू नहीं चाहती कि तेरी भाभी आ जाए और तेरे घर के कामकाज को संभालने लगे? अब तेरी मम्मी कि धीरे धीरे उम्र खत्म होती जा रही है, उनको भी तो कामकाज करने के लिए कोई सहारा चाहिए। तू भी एक दिन शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी, इसलिए मैं तेरे भाई के लिए एक रिश्ता लेकर आई हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और कहने लगी कि बुआ, मुझे भी तो फोटो दिखाइए, मेरी भाभी कैसी है। जब फोटो मेरे हाथ में आई तो फोटो देखते ही मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरी भाभी तो किसी परी से कम नहीं लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके जैसी इस दुनिया में कोई लड़की है ही नहीं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर और सुशील लग रही थी। मैंने तो फटाक से बुआ से कह दिया कि बुआ, मुझे तो भाभी बहुत पसंद है, आप मेरे भाई के लिए इसी लड़की से शादी कर दीजिए। लेकिन हमें क्या पता था कि उस लड़की पर एक ऐसा दुखों का पहाड़ टूटने वाला है जो उसने कभी दूर दूर तक सपने में भी नहीं सोचा होगा। खैर, अभी तो मेरे मम्मी पापा भी घर पर वापस आ गए और मेरी बुआ भी उन लोगों से भाई की शादी की बात करने लगी और मेरे मम्मी पापा भी तैयार हो गए। अगले ही दिन हम लड़के वालों के घर चले गए भाभी को देखने के लिए। भाभी तो ऐसे ही हम लोगों को पसंद हो चुकी थी, लेकिन बात यह थी कि भैया और भाभी एक दूसरे को पसंद कर लें। मेरा भाई भी किसी हीरो से कम नहीं था। फिलहाल दोनों एक दूसरे को पसंद कर चुके हैं और हम लोग अपने घर वापस आ गए। मेरे भाई का रिश्ता तय हो चुका था। 1 ही महीने के बाद मेरी भाई की शादी थी और मेरे घर में शादी की चहल पहल होने लगी थी। खैर, 2 दिन के बाद मेरे भाई की शादी हो गई। मेरी भाभी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। घर में कदम रखते ही जैसे घर में रौनक सी आ गई। अब जो रस्म थी वह सब हो गया। सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मैं भी अपने कमरे में आकर लेट गई। जब सुबह आंख खुली तो मेरे तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। आखिर शादी की पहली रात भाभी मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? उनको तो अपने कमरे में रहना चाहिए, वह भी भाई के साथ। यह मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैं फौरन भाभी को जगाने लगी और पूछने लगी कि भाभी, आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं?
आप खुद अपने कमरे में सो सकती थी। मेरी भाभी की शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उन पर कितना बड़ा कयामत टूट पड़ा है। मेरी भाभी कुछ ना बोली और जल्दी से अपना बैग पैक करने लगी। पूरे घर वाले भाभी से पूछते ही रह गए कि आखिर क्या हुआ है, कुछ तो बताओ, तुम क्यों इस तरीके से घर छोड़कर जा रही हो। लेकिन मेरी भाभी कुछ ना बोली और अपना बैग पैक करके घर से निकल गई। अब तो हम लोग तो तंग होकर रह गई। मैं फौरन भाई के पास गई और भाई से पूछने लगी कि भाई, भाभी इस तरीके से घर छोड़कर क्यों जा रही है? आपसे लड़ाई हुई है क्या? आखिर भाभी शादी की पहली ही रात इस तरीके से घर छोड़कर कैसे जा सकती हैं? मेरा भाई तो कुछ बोलने से रहा, बस चुपचाप खड़ा हुआ मेरी बातें सुनने जा रहा था। अब तो मैं बहुत ज़्यादा तंग रहने लगी कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि ना तो भाई कुछ कह रहा है, ना तो भाभी कुछ बात करके गई। इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ जो भाभी इतना बड़ा फैसला कर ली। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। 2 दिन के बाद भाभी ने तलाक का पेपर भिजवा दिया। अब तो हम लोग सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसी क्या बात है कि भाभी तलाक लेने के लिए राजी हो गई। मैं तुरंत भाभी के पास कॉल करके पूछने लगी कि भाभी, आप तलाक क्यों लेना चाहती हैं? आखिर क्या बात है, कुछ तो बताइए। मेरी भाभी तो साफ साफ कहने लगी कि मैं तुम्हारे भाई के साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। मुझे अभी और इसी वक्त तलाक चाहिए। भाभी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो मेरी रूह कांप गई। अब हम लोग भी क्या कर सकते थे? ना तो भाभी कुछ बता रही थी और ना तो भाई कुछ बताने के लिए तैयार थे। भाई और भाभी की तलाक तो हो गई, लेकिन मेरे माँ और पापा भाई से पूछते ही रह गए, आखिर तुम दोनों के बीच में ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हारी पत्नी तलाक लेने के लिए राजी हो गई? अगर ऐसी वैसी बात थी तो तुम हमें बता सकते हो, हम लोग बात करके उसे सुलझा देते। लेकिन मेरी माँ और पापा बस कहे जा रहे थे। लेकिन मेरा भाई तो भूत बने खड़ा था, बस यही कहे जा रहा था कि मुझे शादी नहीं करनी है। आज के बाद मेरा रिश्ता कोई नहीं देखेगा, मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। भाई के मुँह से ऐसी बातें सुनकर तो मैं सोच में पड़ गई। आखिर मेरा भाई ऐसे कैसे कह सकता है? हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि उसकी भी शादी हो जाए, उसकी भी पत्नी आ जाए, वह भी अपने परिवार में खुश रहे। लेकिन मेरा भाई तो कुछ और ही कह रहा था। ये सब सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा सी गई। खैर, एक दिन मेरी मासी का फ़ोन आया और वह कहने लगी कि मेरी नज़र में एक बहुत ही अच्छी लड़की है। अगर तुम चाहते हो तो मैं उसकी शादी तुम्हारे बेटे से करवा दूं। मेरी माँ तो फौरन ही राजी हो गई, लेकिन मेरा भाई बिल्कुल भी तैयार नहीं था। फिर माँ पापा के आगे मेरे भाई को तो झुकना ही पड़ा। इसी तरीके से भाई की चौथी बार शादी हो गई और सब लोग अपने अपने कमरे में लेट गए। लेकिन हम सबको क्या पता था कि एक आंधी और तूफान फिर से हमारे घर पर आने वाला है। जैसे ही मैं सुबह आंख खोली तो मेरे बगल मेरी भाभी लेटी हुई थी। अब तो मैं और भी ज्यादा घबरा गई। आखिर यह कैसे हो सकता है? भाभी फिर से मेरे बगल में क्यों लेटी हैं? भाभी को तो अपने कमरे में रहना चाहिए। आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो भाभी अपने कमरे के में सोने की बजाय मेरे कमरे में आकर सो जाती हैं? अब तो मैं बहुत ज्यादा सोचने लगी थी। मेरे मन में एक ही डर सता रहा था कि कहीं भाभी भी घर ना छोड़कर चली जाए। मैं दबे पांव कमरे से बाहर निकली और भाई के कमरे में चली गई। और जब भाई के कमरे में जाकर देखा तो वहां तो भाई बहुत आराम से अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। अभी यही सब देख रही थी कि अचानक से भाभी की चीखने की आवाज आई। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली तो नजर मेरे सामने थी। उसे देखकर तो मेरी रूह कांप गई। इस बार भाभी मेरी माँ और पापा से उस आवाज में बात कर रही थी और कह रही थी कि मैं आपके बेटे के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। मैं अभी और इसी वक्त अपने पति से डिवोर्स लेती हूँ। भाभी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो मेरा दिल ही टूट गया। मैं फौरन भाभी के पास भागी और भाभी से पूछने लगी कि प्लीज भगवान के लिए बता दीजिए, आखिर आप डिवोर्स क्यों लेना चाहती हैं? आखिर क्या बात हो गई? भाई ने कुछ आपसे कह दिया है क्या? प्लीज भगवान का वास्ता आप मुझे सब कुछ सच सच बता दें। भाई ने आपसे ऐसी कौन सी बात कह दी कि आप डिवोर्स लेने के लिए तैयार हो गई? लेकिन भाभी तो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। फिलहाल भाभी घर छोड़कर चली गई। भाई भी बहुत ज्यादा मायूस रहने लगे थे। मेरे मन में तो हजारों सवाल थे, आखिर ये सब हो क्या रहा है? लेकिन फिर मेरे मन में यह बात आएगी कि मैं इस राज को जानकर रहूंगी। आखिर ये सब मेरे घर में हो क्या रहा है?
मेरे भाई तो बहुत ही खूबसूरत थे, देखने में भी बहुत ज़्यादा हैंडसम और स्मार्ट थे। उन्हें तो जितनी लड़कियां देखें उनसे फौरन ही शादी करने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन यह सब क्या हो रहा था? अब तो मेरे मन में बस एक ही ख्याल था कि मैं यह राज का पता खुद पता कर लूंगी। लेकिन इस बार भाई ने तो बहुत गुस्से से कह दिया कि अब मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा और मेरा रिश्ता कोई नहीं देखेगा। लेकिन मैं भाई को बहुत समझी और बोली कि भाई बस एक बार और शादी कर लो, उसके बाद से हम सब तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे। बस एक आखिर बार और शादी कर लो। मेरे बहुत समझाने के बाद भाई तो शादी के लिए राजी हो गई। जब मेरे भाई की 5वीं बार शादी हुई तो मैं पहले से ही जाकर भाई के कमरे में छुपकर बैठ गई। बस मैं यही सोच रही थी कि इस बार मैं सारा राज जानकर ही रहूंगी। आखिर ऐसा क्या होता है जो शादी की पहली रात भाभी कमरे से भाग जाती हैं और सुबह होते ही डिवोर्स देने की बात करने लगती हैं। मेरे मन में तो बस एक ही बात थी कि जैसे भी हो मैं यह सारा रात जानकर ही रहूंगी। भाई और भाभी के कमरे में आने से पहले ही मैं उनके कमरे में जाकर छुप गई और जैसे ही भैया और भाभी कमरे में दाखिल हुए तो भाभी तो बहुत ही आराम से बेड पर बैठी हुई थी। भाभी बहुत अच्छे खासी लग रही थी। जैसे ही दरवाज़ा बंद करके भाई भाभी के पास गए, अब तो जो नज़ारा मेरे सामने आया उससे तो मेरी रूह कांप गई। मैं तो बेहोश होते होते बची, लेकिन मेरी तो चीखों पर चीखें निकलती चली गई। हे भगवान, कैसे हो सकता है? मेरा भाई इस रूप में? भाभी भी अचानक से खड़ी हुई और मेरे पास भागकर चली आई। मैं तो फौरन नहीं भाई के पास गई और भाई से पूछने लगी कि ये सब क्या हो गया? तुम इस रूप में कैसे हो गई? मेरे तो सब कुछ समझ से बाहर था। मेरा भाई भी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। मैं तो भाई से सवाल पर सवाल किए जा रही थी। थोड़ी देर बाद मेरा भाई बताने लगा कि जब मैं घर से जॉब के लिए जाता था तो वहीं पर एक किन्नर थी जो काम किया करती थी। वह किन्नर बहुत ही खूबसूरत थी। उसे अगर कोई देख ले तो अपना दिल हार बैठे। मेरे कैबिन में अक्सर वह पानी वगैरह जो भी काम हो वह किन्नर कर दिया करती थी। मैं भी उससे अपना दोस्त मानने लगा था। मुझे भी जो काम होता मैं उसे अपना काम करवा लेता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसके मन में क्या कुछ चल रहा है। ऐसे ही करते करते वह किन्नर मेरे पास आई और कहने लगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब मैं उसे शादी कैसे कर सकता था? वह भला किन्नर थी। मैं तो साफ साफ इनकार कर दिया मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन वह तो मेरे प्यार में इस कदर पागल हो गई कि मेरे अलावा उसे कुछ दिखता ही नहीं था। मैं तो अब जाना ही छोड़ दिया था। फिर एक दिन अचानक से उसने मुझे रास्ते में देख लिया और मेरा हाथ पकड़कर एक सुनसान जगह पर ले गया और मुझे मिंट करने लगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। आखिर वह किन्नर था, मैं उससे शादी कैसे कर सकता था? उसे मैं बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। बस एक ही बात कहे जा रहा था, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। जैसे ही मैं उससे कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम मेरा पीछा छोड़ दो, जैसे ही मैं यह बात उसे कहा, अब मुझे क्या पता था कि मेरी ऐसी बात सुनकर वह इतना बड़ा कदम उठा लेगा। मैं तो बहुत ज्यादा घबरा गया था। उसने फौरन ही अपने शरीर को आग लगाकर जला दिया और मुझे बददुआ देते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हें शराप देता हूँ, जिस तरीके से तुमने मुझे मेरा प्यार ठुकराया है उसी तरीके से जिंदगी भर तू पछताएगा। तू शादी तो करेगा लेकिन अपनी शादी वाली रात किसी के साथ गुजार नहीं पाएगा। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। अब पता नहीं उसके दिल में मेरे लिए प्यार कहाँ से जाग गया। हाँ, मैं मानता हूँ उस किन्नर से थोड़ी बहुत मुझे लगाव हो गया था, लेकिन मैं तो उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त ही समझता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह दोस्ती का रिश्ता मेरे आगे एक तूफान लाकर खड़ा कर देगा। मैं तो उसे कभी भी कुछ इस तरीके के शब्द भी नहीं किया था, लेकिन पता नहीं उस किन्नर को मुझसे कैसे मोहब्बत हो गई। हाँ, यह बात तो सही है, वह किन्नर देखने में बिल्कुल एक लड़की की तरह दिखती थी, बहुत ही सुंदर थी। लेकिन फिर भी मैं उसे कभी भी गलत निगाह से नहीं देखा था, क्योंकि मैं जानता था कि वह लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर है। और मुझे पता था कि किन्नर किसी भगवान से कम नहीं होते, उनके मुंह से हर एक कही बात सच साबित हो जाती है।
लेकिन मेरी इसमें क्या गलती थी? मैं तो बिल्कुल भी उससे प्यार नहीं करता था, लेकिन उसने भी बदले की आग में जलते हुए मुझे ऐसा भयानक शराप दे दिया कि मैं तो जीते जी ही मर गया। जब मेरी पहली बार शादी हुई तो इस शराब की वजह से मेरी यही हालत हो गई थी और मेरी पहली पत्नी मुझे तलाक देकर चली गई। ऐसे ही करते करते मेरी 2 से 3 बार शादियां हो गई और जब 5वीं बार शादी हुई तो मेरी सच्चाई तुम्हारे सामने खुल गई। मैं तो बार बार कह रहा था कि मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अब मैं तुम लोगों से कैसे बताता कि मेरे साथ सुहाग वाली रात क्या होता है। जब मैं अपनी पत्नी के करीब जाता तो मेरी यही हालत हो जाती। भाई की मुझे ऐसी बातें सुनकर तो मुझे अकेली नहीं हो रहा था कि यकीन ही नहीं हो रहा था ऐसा भी हो सकता है। आखिर मेरे भाई का इसमें क्या कसूर था? वह तो बिल्कुल ही नासमझ था। मैंने भाई को बेड पर बिठाया और उसे पानी पिलाते हुए कहने लगी कि भाई तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। और मैं अपनी भाभी को भी समझा बुझाकर बस 2 से 3 दिन का मोहलत मांग लो। प्लीज तुम अभी इसी घर में रुक जाओ। तुम्हें तो सारी सच्चाई पता चल चुकी है, इसलिए तुम मेरे पूरे परिवार को कुछ मत बताना और घर से जाने के लिए तो बिल्कुल भी मत सोचना। मेरी भाभी बात सुनकर कहने लगी कि ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उन दोनों को कमरे में अकेला छोड़कर मैं अपने कमरे में आकर लेट गई और मैं सोने लगी। ऐसा सोचने लगी कि ऐसा क्या करूं जो ये सब कुछ सही हो जाए और मेरा भाई पहले जैसा हो जाए। लेकिन मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। मेरे समझ से तो सब कुछ बाहर था। अब यह बात मैं किसी से कह भी नहीं सकती थी क्योंकि खामखा मेरे भाई की ही बदनामी होगी। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक बाबा से जाकर मिलूं। अगली सुबह मैं फौरन ही माँ से पूछने लगी कि माँ, मेरी एक सहेली मुझे अपने घर बुला रही है, क्या मैं चली जाऊं? मेरी माँ भी मुझसे कहने लगी कि ठीक है, चली जाओ, लेकिन हाँ, अपना ध्यान रखना और शाम होने से पहले ही घर वापस चले आना। मैंने भी हाँ माँ से कह दिया कि ठीक है माँ, मैं शाम होने से पहले ही घर वापस चली आऊंगी। मैं घर से निकली और एक बाबा के पास चली गई। बाबा के पास जाकर मैंने सारी सच्चाई बता दी कि मेरे भाई के साथ क्या कुछ हो रहा है। आखिर ये सब कैसे ठीक होगा? मेरा भाई इन सब चीजों से मुक्त कैसे होगा? मेरा भाई तो एक भोला भाला लड़का है, उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है। अगले ही पल बाबा के मुंह से कही हुई बातें सुनकर मेरा दिल तो टूट गया। मैं रोने लगी और गिरने लगी। बाबा, कुछ तो उपाय होगा जो मेरे भाई के इस शराब से। मैं बाबा से यही सब बातें कर रही थी कि अचानक से मेरे फोन पर कॉल आया कि फौरन घर वापस आओ। मैं पूछती रह गई आखिर क्या बात है। मैं थोड़ी देर बाद गई लेकिन मुझे अचानक से घर वापस आना पड़ा और जैसे ही घर पहुंची देखा कि भाई की राज खुलकर सबके सामने आ गई है। क्योंकि जब तक उसकी बीवी घर पर रहती मेरा भाई उसे शराब आजाद नहीं होता और जैसे ही भाभी घर से बाहर जाती मेरा भाई बिल्कुल अच्छा खासा हो जाता। आज तो भाभी मेरे घर पर ही थी। मम्मी पापा अपने सर पर हाथ रखकर बैठे हुए थे। मैं बहुत समझाने लगी, माँ पापा फिक्र ना करे, भगवान हमारी मदद जरूर करेगा, हमारी गुहार जरूर सुनेंगे। अपनी माँ को समझाते हुए सारी सच्चाई बता दी। उसके बाद से मेरे मन में ही ख्याल आया कि मैं कल सुबह होते ही उसे बाबा के पास चली जाऊंगी। जब सुबह हो गई तो मैं उस बाबा के पास दोबारा से चली गई और बाबा से कहने लगी कि बाबा, कुछ तो उपाय होगा, इस शराब से मुक्ति मिल जाए और मेरा भाई सुकून की जिंदगी गुजारे। बाबा से बहुत मिन्नतें करने के बाद बाबा ने एक बात बताई जिससे मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण जागी। मैं घर आ गई और अपने भाई से बाबा की कही हुई बातें सारी बता डाली। मेरे भाई के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। बस इंतजार था तो सिर्फ अगली सुबह का। अब हम लोग अपने अपने कमरे में लेट गए और जैसे ही सुबह हुई हम तीनों घर से निकल गए और बाबा की कुटिया में जा पहुंचे और बाबा पूजा की सारी तैयारी कर चुके थे। बस हम लोगों को इंतजार कर रहे थे। अब भाई और बाबा पूजा करने के लिए बैठ गए और जैसे ही पूजा आरंभ हुई वही किन्नर हंसता हुआ दिखाई देने लगा। उसे किन्नर को देखकर तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह किन्नर है। अगर उसे 100 लड़कियों में खड़ा कर दिया जाए तो कोई समझ ही नहीं पाएगा कि वह किन्नर है। किन्नर को देखते ही मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह किन्नर है। किन्नर इतना भी खूबसूरत होती है, मैं तो पहली बार देख रही थी।
लेकिन वह किन्नर गुस्से से मेरे भाई की तरफ देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे भाई को अभी अभी खून कर देगी। उसकी आंखों में और दर्द और तड़प अभी भी जाहिर हो रही थी। जो किन्नर ने मेरे भाई से सच्ची मोहब्बत की थी, किसी ने सच ही कहा है, अगर किसी से सच्ची मोहब्बत हो जाए तो वह कुछ नहीं देखा उसके अंदर क्या कमियां हैं। मेरे मन में तो यही ख्याल आ रहा था कि उस किन्नर की कोई गलती नहीं है, उसे भी प्यार हो गया तो उसमें उसकी क्या गलती है। लेकिन मेरे भाई की भी कोई गलती नहीं थी, वह तो सिर्फ दोस्त ही मानता था। मेरे भाई की नीयत बिल्कुल साफ थी, उसके मन में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। आप किन्नर और बाबा में बहस होने लगी। एक किन्नर है, अब बाबा उस किन्नर से मिन्नतें करने लगे कि तुम इसे माफ कर दो, अपना शराब वापस ले लो। यह तो नादान है, इसे क्या पता था कि तुम इससे प्यार करती हो। लेकिन उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला था। वह तो सिर्फ कहे जा रही थी कि इसने मेरे प्यार को ठुकराया था, ये सारी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी जैसे इसने मेरे प्यार को नाहक समझ कर दिया। मैं तो इससे सच्चे दिल से मोहब्बत करती थी, इसलिए मैं इसके बिना जी नहीं सकती थी। मैंने तो उसी वक्त अपने ऊपर तेल छिड़क कर अपनी जान दे दी। जैसे मैं जलते हुए तड़प तड़प कर मरी हूँ, ऐसे ही पूरी जिंदगी तड़प तड़प कर एक दिन मर जाएगा। लेकिन इसे प्यार का सुकून नहीं मिलेगा। मैं फौरन ही उस किन्नर के पैर में गिर गई और मिन्नतें करने लगी, मेरे भाई को माफ कर दो, मेरे भाई से बहुत बड़ी गलती हो गई, अपना शराब वापस ले लो। मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद हो गई है, अब तक 4 शादियां कर चुका है, अब 5वीं बार शादी करके अपनी पत्नी को साथ लेकर आया है। तुम चाहो तो सर आप मुझे दे दो, लेकिन मेरे भाई की जिंदगी बख्श दो। मैं उस किन्नर से रो रो कर अपने भाई के लिए भीख मांग रही थी। वह किन्नर का दिल पिघल गया और कहने लगा कि ठीक है, मैं अपना शराब वापस ले लेता हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, एक किन्नर का दिया हुआ शराब कभी खारिज नहीं होता, उसकी बददुआ किसी भी कीमत पर बेकार नहीं जाती। किन्नर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरे दिल में तो जान आ गई कि अब मेरा भाई ठीक हो जाएगा। मेरा भाई लगा हुआ शराब अब वह किन्नर वापस नहीं लेता तो वह जिंदगी भर अपनी सुकून की जिंदगी नहीं गुजार पाता, क्योंकि जब भी शादी करके अपनी सुहागरात की सेज पर जाता वैसे ही मेरा भाई किन्नर बन जाता। और भाई का ऐसा रूप देखकर मेरी भाभी चीखती चिल्लाती हुई मेरे कमरे में आ जाती और मेरे बगल में ही सो जाती। जब सुबह मेरी आंख खुलती तो मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती। ऐसे ही करते करते मेरे भाई की 4 शादियां हो गई थी। 5वीं बार में जाकर भाई का राज खुला और यह सब कुछ मेरे सामने आ गया। अगर भाई की 5वीं शादी ना होती तो शायद आज ये राज मैं कभी जान ना पाती और मेरा भाई भी जिंदगी भर कुंवारा रह जाता। फिलहाल मेरा भाई शराब से मुक्ति पा ली थी। अब मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो गया था और मेरी भाभी भी मेरे भाई की सारी राज मेरी भाभी बहुत ही समझदार और संस्कारी थी। इतना सब कुछ जानकर भी एक आवाज तक नहीं उठाई थी। मेरे मम्मी पापा भी मेरे पास आए और कहने वाले कि आज जो तुमने कर दिखाया वह तो शायद कोई कर नहीं सकता। अगर तुम इसे उस बाबा के पास लेकर नहीं जाती तो शायद यह पूरी जिंदगी उसे शराब से मुक्ति ना पा सकता। मेरा भाई भी अब बहुत ही ज़्यादा खुश था, मेरे मम्मी पापा भी खुश थे, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मेरे भाई के ऊपर जो शराब लगी हुई थी वह शराब तो उस शराब से बिल्कुल आज़ाद हो चुके थे। अब वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते थे। मेरी भाभी भी बहुत खुश लग रही थी। मेरी तो भगवान से ही दुआ है कि किसी भी इंसान के साथ इतना बड़ा भयानक शराब किसी को ना लगे। हम सब लोग उस किन्नर के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और मेरी भाभी भी अपने पति को दिल से अपना लिया और वह दोनों अपनी जिंदगी में खुश रहने लगे। भला हो उस बाबा का, अगर अपने तंत्र विद्या शक्ति से उस किन्नर को अपने पास ना बुलाए होते तो शायद आज मेरा भाई ठीक नहीं हो पाता। लेकिन अब सब कुछ सही हो गया है, अब हम लोग अपने परिवार में खुश रहने लगे हैं। तो हम आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहते हैं दोस्तों, हम आपको ये फ़ोन गिफ्ट करना चाहते हैं। इस फ़ोन को लेने के लिए आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है वो फिर आप में से किसी एक लक्की सब्सक्राइबर को हम ये फ़ोन देंगे। फ़ोन का लक्की ड्रा 1 जनवरी 2024 को नए साल के अवसर पर किया जाएगा। अगर आप ये सैमसंग गैलेक्सी M12 फ़ोन जीतना चाहते हैं तो जल्दी से लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें और जीते चमचमाता नया फ़ोन। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों।